हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में ही थर्ड नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस जाके देख सकते हैं, बैक जाके। अब हम लोग फोर्थ नंबर में बताएंगे। उसमें क्या बताते थे कि कंसिस्टेंट है या और मतलब इनकंसिस्टेंट है, दो चीज़ बताना था। अगर हिंदी में उसको बोले तो संगत और असंगत बताना था। तो आपको आई थिंक याद होगा, नहीं भी है तो उसको रिवाइज करा लेते हैं, यानी रिकॉल करने में ज़्यादा बेहतर होता है, आपको याद होता चले जाएगा। तो मेन बात याद क्या रखना है कि कंडीशन जो है उसके बगैर कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ भी मतलब नहीं बोल सकते हैं उसके बिना, क्या है नहीं है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कोई भी डायरेक्शन में हम नहीं जा सकते हैं जब तक कि वो कंडीशन A1 A2 करके वो सब याद नहीं हो जाए। कोई भी हम लोग फैसला नहीं, डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन क्या है नहीं है। सबसे मेन क्या है इसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में, कि इसका जो कंडीशन है वो पकड़ के रखना। अब वो याद नहीं है तो हम मेन फोकस वहीं कराना चाहेंगे ज़्यादातर। कहाँ क्या पूछता है नहीं पूछता है, ग्राफ पूछता है, इनकंसिस्टेंट पूछता है, यही चीज़ है। और उसको पूछिए कैसा ग्राफ बनेगा नहीं बनेगा, मतलब वो तीनों चीज़ कितना इम्पोर्टेंट अभी तक रोल करा है पढ़ाने के दरमियान, है कि नहीं। तो हम लोग थोड़ा सुन लेते A1/A2 इक्वल टू, हम ऐसे कभी नहीं, अब देखते ऑब्जर्व कीजिएगा, कभी एक तरफ से नहीं बोलते हैं हर दिन A1/A2 नॉट इक्वल टू। कहीं से भी याद आया हम बोल लेते हैं, हमको याद रहना चाहिए। अब एग्जाम में ये थोड़ी ना पूछेगा कि एक तरफ से याद है कि नहीं, आप कंडीशन से याद होना चाहिए, क्वेश्चन के हिसाब से आपको मालूम होना चाहिए, सॉल्व करो नंबर पाओ, है कि नहीं। तो हम लोग को एक तरफ से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, याद रहना चाहिए कहीं से भी हो। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 इक्वल टू, उससे आगे कुछ भी नहीं है, सॉरी। तो उसका हल क्या होगा, हल होगा अनंत हल होगा। उसका ग्राफ एक ही लाइन पे ग्राफ ड्रॉ होगा। अगला क्या है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जब ऐसा आएगा तो इसका ग्राफ बनेगा, एकदम प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, अद्वितीय हल होगा। इसका हल बोले तो अद्वितीय, ग्राफ बोले तो प्रतिच्छेदी। अब ग्राफ के और हल के मामले में अभी बात कर रहे हैं। अब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा समांतर ग्राफ बनेगा। उसका हल जो होगा कोई हल नहीं होगा। ये बात समझ में आया। अब आते हैं संगत असंगत के बारे में, कैसे फैसला करेंगे। अगर इंग्लिश में आप सॉल्व कीजिएगा तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का फैसला करना है। हम इसलिए ये बता देते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों आपको मालूम रहेगा ना। हायरिंग एजुकेशन में जाओगे तो आप ये सब बोलेगा तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आएगा। कभी ज़िंदगी में IIT JEE सब का तैयारी करोगे आप तो ये सब चीज़ आएगा। ग्रेजुएशन करोगे मैथ्स वगैरह से तो ये सब इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादातर लोग पढ़ाता है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये बेसिक है इधर, मैट्रिक और इंटर। तो हम दोनों चीज़ को लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि हिंदी प्योर हिंदी बोलेंगे, मिक्सिंग करके बात करेंगे ताकि आपको दोनों अच्छे से हो जाए। ये मेन मेन वर्ड छूटे ना, आपको समझने में कभी परेशानी ना हो। तो अब इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। पहले ये समझेंगे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या सेंस है, संगत और असंगत। संगत दरअसल दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है, संगत में आता है जिसका मतलब एक हल निकाल सकते हैं। वो हल अनंत भी हो सकता है और अद्वितीय भी हो सकता है। संगत में अद्वितीय हल होगा और अनंत हल होगा। संगत में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और अनंत हल होगा। संगत में क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और अनंत हल होगा। और ग्राफ में पूछेगा तो संगत में ही कौन सा ग्राफ बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा और एक ही लाइन में मतलब कोइंसिडेंट होकर के बनेगा, यानी ऊपर से चल के बनेगा, उसका अनंत हल होगा। ये दो चीज़। अब इनकंसिस्टेंट यानी असंगत में क्या होता है, वो एक ही सिंगल टाइप का होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसका जो होता है कोई हल नहीं होता है। और हिंदी में बोले तो इसको असंगत, संगत नहीं असंगत। इंग्लिश में बोले तो
इनकंसिस्टेंट। यहाँ तक हमको लगता है हम सिखाए हैं, और आपको ग्राफ बनाना सिखाए हैं, कैसे ग्राफ बनाया जाता है, कैसे मान लिया जाता है, या वो भी बता चुके हैं। उसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं, अपने मन से मान रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आपके नॉलेज के हिसाब से। अब इसमें हम लोग को क्या बताना है तो वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, लेकिन यहाँ आप बोलता है आप ग्राफ बना के हमको बताओ। तो हम लोग एक क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं x + y = 5, दूसरा क्वेश्चन लेंगे 2x + 2y = 10। ठीक है, ये हम क्वेश्चन ले लिए। NCERT का क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन कीमती टाइप का होता है, क्योंकि ये हर चीज़ का बेस होता है। कोई भी बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम का तैयारी करो, NCERT ही एक जड़ माना जाता है, एक बेस माना जाता है। जितना अच्छा प्रैक्टिस NCERT होगा ना, आप इन फ्यूचर भी अच्छा करोगे। NCERT में 5 ही क्वेश्चन रहता है, 2-3 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन काम का क्वेश्चन रहता है, समझे। तो हम लोग इसको अब ग्राफ विधि से देखेंगे कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट का फैसला करेंगे। हम बताए नहीं कंसिस्टेंट में क्या होता है ग्राफ, कंसिस्टेंट में कौन सा ग्राफ आता है, यानी प्रतिच्छेदी ग्राफ, और क्या बोलते हैं एक ही लाइन में जो ग्राफ बनेगा हम लोग उसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट यानी संगत और असंगत का फैसला करेंगे। ठीक है, तो पहला लेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 है x + y = 5, x = 5 - y। तो इसको एक डब्बा बना लेते हैं, ये इसमें x वाला, ये इसमें y वाला हुआ, इसमें पूरा x y। ठीक है, कुछ भी मान रख लीजिए, मान लीजिए y का मान रख लेते हैं 5-10 के अंदर में लेना, छोटा से छोटा, क्योंकि ग्राफ में जितना छोटा हो और फिक्स मान हो, यानी पॉइंट में नहीं हो, तो ज़्यादा अच्छा से ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे। 2 लेते हैं y का मान, 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3, है ना। अब अगला क्या लेते हैं, x y का मान 3 लेते हैं, तो x का मान क्या होगा, 5 में 3 जाएगा 2, हो गया मेरा। हम ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, जब आप सब्जेक्टिव में पूछेगा, एग्ज़ाम में हल करोगे, जो 2 लिए है ना, तो आपको ये बताना होगा कि यानी इक्वेशन इसको 3 मान लीजिए, समीकरण 3 में y का मान 2 रखने पर आप मान रख के सॉल्व कीजिए, फिर x का मान ला के रख दीजिए। ठीक है, कितना बार बोल चुके हैं, फिर बोल देते हैं। फिर y का, फिर अगला पुनः करेंगे क्या, y का मान जो लिए हैं वो लीजिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए रखिए। इससे मतलब क्या होगा, सब्जेक्टिव बनेगा और अच्छा मार्क्स देगा, अच्छा कहेगा सॉल्व किया है। ऐसे शॉर्ट कट में मारिएगा नंबर तो देगा, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा किस हिसाब से ये सॉल्व किया, डायरेक्ट बैठा दिया। सब्जेक्टिव में दिखाना पड़ता है, चूँकि हमको एग्ज़ाम देना है नहीं, हम ऊपर ऊपर बात करेंगे, कॉन्सेप्ट में बताएंगे, वो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई खास भारी कैलकुलेशन इसमें है नहीं। ठीक है, अगला क्या करेंगे, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 क्या है, 2x + 2y = 10। अब क्या करेंगे, देखो अब इसमें भी जो तेज बच्चा रहेगा ना, सोचेगा काम को आसान कैसे बनाए। आसान बनाने का मतलब इसमें क्या करेंगे, 2 देखिए सब में कॉमन है, इसको लिख सकते हैं ना, 10 को 5 × 2, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। जब ऐसा स्थिति रहता है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन इन द सेंस बचेगा क्या, x + y, तो यहाँ क्या बचेगा, 10 के बदले लिख सकते हैं 5 × 2, यानी 5 दूना 10। वो क्यों लिखे हैं अभी बाद में समझाएंगे, ताकि आसानी से छोटा मतलब इक्वेशन आए, और हल्का इक्वेशन आएगा ना, हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, गलती होने का चांसेस कम रहता है। अब क्या करेंगे, देखिए ये इधर गुना में हो जाए, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी 5 × 2 × 2, तो ये 2 कटेगा, तो x + y = आपका क्या बचा, 5 बचा, है कि नहीं। तो ये आपका आ गया। देखिए अभी जो इक्वेशन आया ऊपर में, हम देख सकते हैं कि सेम इक्वेशन आया है कि नहीं। ये जब सेम इक्वेशन आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज़ आसान मेरा कर दिया, मैं मान सेम रख लेंगे, x = -y, तो हम लोग को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। 2 3 3 2, क्यों, जो मान वहाँ रखे वही यहाँ रखे,
क्योंकि देखिए सेम चीज़ इधर भी है इधर भी, हम अलग से काहे सॉल्विंग करें, मतलब ये मान रखने पर फिर ये समझाने जाए। अब ये सेम आया तो आप इसका फैसला कर सकते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। हालांकि हम लोग को करके दिखाना है। तो ये है 0, ये है x, ये है y, ये है x डैश, ये है y डैश। ले लीजिए 2 4 6, ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 4 6। इधर ले लीजिए 2 4 6, इधर ले लीजिए 2 4 6। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, x का मान 3 है, यहाँ आएगा, y का मान 2 है, तो ये बेचारा इधर टहलते हुए जाएगा, ये इधर से आएगा, ये टकरा जाएगा, इधर कहेगा हाँ यहीं पॉइंट बन जाएगा। तब हम दोनों का पॉइंट यहीं मिल गया। ठीक है, फिर अगला देखिए, x का मान 2 है, x का मान 2, y का मान 3। अब फिर इधर से जाएगा, फिर ये इधर आएगा 3, देखिए 2 3 4 यहाँ बीच में आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर टकरा जाएगा। हाँ यही हम लोग का काम हो गया, यानी 2 3। अब क्या करेंगे, हम लोग ये दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। अब ऐसे ही नहीं होता, ग्राफ में थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए ताकि खूबसूरत दिखे। अब ये जो लाइन आया, कौन सा इक्वेशन से लाए हम, ये पहला वाला इक्वेशन, यानी x + y = 5 लिख दीजिए, ताकि कोई चेक करे तो उसको मालूम होना चाहिए कि अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछेगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम लोग बताने के लिए अप्लीकेबल हो गए। ठीक है, हम जितना पढ़ा चुके हैं उसके हिसाब से तो बता सकते हैं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, इतना ताकत तो दे ही दिए हैं। लेकिन जब सब्जेक्टिव पर्पस मतलब सॉल्व करेंगे मेथड से, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो अब देखिए हम लोग को अगला जो सॉल्विंग है सेम ना आया गया है, इधर भी हम लोग का है, फिर पॉइंट ढूंढेंगे, इसी में कोइंसिडेंट होगा। क्यों, क्योंकि सेम इक्वेशन ना आ गया, हम लोग कॉमन निकाल के सॉल्व करे, छोटा करे तो सेम आ गया है कि नहीं। जब सेम आ गया तो हम लोग दिमाग खर्चा काहे करेंगे, यानी इसको थोड़ा सा कर देंगे मोटा, ताकि आदमी को लगे कि एक ऐसा कर दीजिए एक ऐसा कर दीजिए, ताकि दो मतलब लगना चाहिए कि दो लाइन है। अब इधर भी लिख लीजिए x + y = 5, यानी आप इससे बता सकते हैं ये कौन सा सॉल्यूशन है, यानी कौन सा संगत है या असंगत है। हम इससे पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है, हिंदी में बोले तो संगत का फैसला हम लोग कर लिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया ग्राफ विधि से। तो टाइम तो ऐसे जाता है जैसे हमको मालूम है सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स पढ़ाने में पूरा साल लग जाएगा। अगर यही चीज़ हम सॉल्व करते निकल जाते, पता चले सिलेबस तो हम 6 महीनों में ख़त्म कर लेते हैं, है कि नहीं। सिलेबस ख़त्म करना बड़ी बात नहीं है, बात बड़ा क्या है कि आप समझ कितना रहे हो। अगर साल भर में ही ख़त्म हो रहा है, आप पूरा अच्छे से समझे हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगा इन फ्यूचर, आप कभी ज़िंदगी में मैथ पढ़ोगे। ऐसे ख़त्म कर देंगे, आपको लगेगा ख़त्म हो गया, लेकिन आप कुछ भी नहीं सीखे हो, तो फ़ायदा ही क्या। मेरा कहने का मतलब ये है, 5 ही चैप्टर पढ़ो, 4 ही चैप्टर पढ़ो, आपका उस चैप्टर में पकड़ होना चाहिए। अब जब आप पकड़ हो जाएगा ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करोगे, इससे रिलेटेड मैथमेटिक्स मिलेगा, तो आप इसमें और अच्छा कर पाओगे, और कंपटीशन में आपको कॉम्प्लिकेटेड ही क्वेश्चन देगा। जब तक बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे, इसीलिए यहाँ डरोगे वहाँ फंसोगे। तो मेरा अगर हम कंटिन्यू 15 मिनट या 10-12 मिनट पढ़ाते हैं तो इतना टाइम लगता है। 1 घंटा का क्लास लेंगे ना, तो ये 7-8 महीना में ही ख़त्म। ऐसे ही भी हम ट्राई करेंगे कि 10-11 महीना में निपटा देने के लिए। ऐसे भी मेरे पास अभी स्टूडेंट नहीं है ना, मैं बनाता हूँ रिकॉर्ड करके फिर डालता हूँ। स्टूडेंट बढ़ेगा तो उस हिसाब से मेरा कॉन्शसनेस और आगे बढ़ेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तो जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना मेरा एनर्जी लेवल जाएगा, और मैं ज़्यादा अच्छा से जल्दी करने का ट्राई करूँगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इन दिस वीडियो। बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे।
देखते हैं कितना सॉल्व हो पाता है, क्योंकि हमको पीछे आगे सब लेके चलना पड़ता है ना। पीछे में भी वो चैप्टर का ही पीछे है, और उसका जो जैसे सेकेंड यूनिट ख़त्म हुआ, फर्स्ट यूनिट ख़त्म हुआ, उसमें भी फार्मूला वगैरह है, वो भी नहीं रिवीजन करा पा रहे हैं। इस चैप्टर का ही आपको ताकि समझ में आए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।